हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्ण विचार पढ़ा, जिसमें हमने सभी वर्णों के बारे में जाना। और आज की क्लास में हम इन्हीं वर्ण विचार, जो आपका टॉपिक था, इससे हम बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू इसे कहा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। यानी एक प्रश्न के आपके पास यहाँ 4 उत्तर होंगे, आपको एक उत्तर इसका सही बताना है। ठीक है, तो प्रश्न करेंगे और सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्या है इसका? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जैसा कि आपको देखिए, जिन बच्चों ने ये टॉपिक इससे पहले लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है, ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनसे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एक एक प्रश्न में आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने आपको शुरू में ही बताया था, जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले आप अक्षर बनाते हैं, वर्ण इसको कहा जाता है। इसके बाद, अक्षरों के बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं, ठीक है। और शब्द के बाद आप वाक्यों को सीखते हैं, और जब आप वाक्य सीख लेते हैं तो प्रॉपर आप एक भाषा सीख लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। क्या है? वर्ण है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। तो यहाँ पर आप इन 4 विकल्पों को लिखेंगे। इसके बाद इसका उत्तर आपका वर्ण आ जाएगा। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। चलिए, हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं? चलिए इसका उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में आपके कितने वर्ण हैं? तो ये प्रश्न आपको कई बार आपको बता दिया था। हमारी हिंदी भाषा में आपकी 11 तो आपकी स्वर, हमने कहा 11 स्वर हैं। 2 आपके अयोगवाह हैं, इनको कहा जाता है अयोगवाह। धन 33 आपके व्यंजन हो जाएंगे। फिर आपके संयुक्त व्यंजन आए इसमें, और प्लस अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, तो देखिए आपके 11 स्वर हैं, 2 आपके अयोगवाह हैं, इन्हीं के नीचे लिख लेते हैं इनको। ठीक है, 2 आपके अयोगवाह हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, और धन आपके 2 आपके अतिरिक्त वर्ण हैं। इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ 52 आपका इसका कुल कितने वर्ण है? तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर को थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लें। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? हिंदी भाषा में, चलिए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? हमने वर्णों की परिभाषा समझी, हमने वर्णमाला किसे कहते हैं ये समझा, वर्णों का हमने यहाँ भेद किया, जिसमें एक स्वर है और दूसरा आपका व्यंजन है। इस प्रकार से आप जानते हैं वर्ण। जिन बच्चों ने लेक्चर में नहीं देखा है, वहाँ यहाँ पर आप वर्ण के 2 भेद आपने किए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जिनको आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वे आपके स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या कहलाते हैं? व्यंजनों की परिभाषा क्या है?
जिनका उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे आपने यहाँ पर क स्वर का यदि उच्चारण करेंगे तो इसमें क में अ का स्वर या अ की ध्वनि भी आती है, अर्थात ये जो क है ये अ और इन दोनों के मेल से ये क बना है। ठीक है, तो जिनको आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके? वे आपके स्वर कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आप स्वर। चलिए चलिए एक प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चे? कोई बच्चा बताएगा मुझे? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। टीआईसी खरसेन किस होते हैं? आप संयुक्त व्यंजन की मैंने बात की आपको यहाँ। संयुक्त 36 व्यंजन कितने होते हैं? 36 36 संयुक्त व्यंजन 36 होते हैं। 36 बेटा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 36। 36 हिंदी वर्णमाला में मैंने कहा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ संयुक्त व्यंजन कितने हैं? कोई आइडिया है आपको? अच्छा आपने माइक बंद क्यों कर दिया बेटा? नहीं आता है दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा बताएंगे, आपको माइक रखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको इसके बारे में कुछ पता है? बेटा माइक इधर उधर मत कीजिए, बताइए बस आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं तो मैं फिर आपको पहले भी पढ़ाती हूँ, फिर हम प्रश्न करेंगे। अपना नाम बताइए बेटा, बेटा नाम बता दीजिए। तानिया तानिया। कौन सी क्लास की हो बेटा आप? 8 8th की हो। चलिए आपको कुछ आइडिया है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? मैम 36 डरना नहीं है, संयुक्त व्यंजन 36 होते हैं। चलिए बैठ जाइए आप। तानिया बेटा हमने इससे पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ी, इसमें आपको हमने ये पूरा डिटेल में बताया था कि आपने नहीं लिखा है नोटबुक निकालिएगा और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आपके हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 2 आपकी अयोगवा हैं, 33 व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। यदि आपने नहीं किया है तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता है। और 2 आपके अतिरिक्त वर्ण हैं और उसके बाद कुल योग आपका 52 यहाँ पर जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, नहीं आपको आता है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा, प्रश्न हम इसके बाद करेंगे। चलिए बेटा नोट डाउन कर लीजिए इसे। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं यहाँ पर, जो कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन क्यों हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, अर्थात यहाँ पर एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं यहाँ पर आपको फिर से कि ये जो व्यंजन ऐसे क्यों लिखे गए हैं, इनके नीचे ये जो डैश है ये क्या चीज है? क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो ध्वनियों के साथ पैदा होता है। ठीक है, वो रोदन करता है, वो रोता है, यानी कि सबसे पहले यही देखा जाता है कि बच्चा रो रहा है
यानी कि वो ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है। यदि वो ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है तो वो जरूर भाषा सीख पाएगा। और बच्चा यदि ध्वनि के साथ पैदा नहीं है तो यानी कि उसमें ध्वनियां नहीं है, और जब ध्वनि नहीं होगी तो वो भाषा आगे जाकर नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहले यही देखा जाता है बच्चा रो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे वही ध्वनि पैदा होने के बाद, अर्थात मनुष्य जो है ध्वनियों के साथ पैदा होता है। उन ध्वनियों को हमने बाद में चिन्ह दे दिए, वही चिन्ह आपके अक्षर बने, आपके वर्ण बने। समझ में आई बात? बच्चा जब रोता है यानी कि उसमें ध्वनि है, वो ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है। उन्हीं ध्वनियों को हमने बाद में चिन्ह बनाए, वही आपके क्या हो जाते हैं, अक्षर हो जाते हैं। ध्वनियों को चिन्हों के रूप में लिखा, वो आपके क्या हैं, वो आपके अक्षर हैं। और उन अक्षरों को, अक्षर कहीं या वर्ण कहीं, उन अक्षरों को जब आप क्या करते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में इसको रखा गया है। अ आ ए ई उ ऋ, इस प्रकार से जब रखा, एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से उसको जब रखा गया है तो इसे कहा जाता है वर्णमाला, जो कि आप क्लास नर्सरी से भी पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट में भी आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ा, क्योंकि हम भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण को पढ़ने के लिए हमने, जैसा कि प्रीवियस जो आपके पास टॉपिक था वहां पर हमने क्या कहा था, व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण क्या करता है, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और पढ़ने को आप सिखाता है। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भाषा के शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध आप लिखना सीखते हैं और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। और व्याकरण के 3 विभाग हैं। क्योंकि आप किसी भाषा को सीखेंगे तो सबसे पहले आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पढ़नी पड़ेगी, सबसे छोटी इकाई आप सीखेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, ध्वनि है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चा ध्वनि के साथ पैदा होता है। जो बच्चा ध्वनि के साथ पैदा नहीं होता है वो आगे जाके कोई भाषा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ध्वनि नहीं है। तो आप पहले वर्ण को सीखेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण को आपने वर्णमाला सीखी, इसके बाद यहाँ आपने वर्णों के भेद किए। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी भाषा हम सीख रहे हैं तो इसकी सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं, जो इस प्रकार से हैं, जिसमें आपके 11 तो आपके स्वर हो गई, 2 अयोग वाह हो जाते हैं, 33 आपके व्यंजन हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा व्यंजन तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो क ख ग घ इस प्रकार से पढ़ा है। बेटा ये व्यंजन स्वर रहित हैं। व्यंजनों की परिभाषा होती है, आगे बताएंगे आपको। व्यंजनों में स्वर जुड़ा होता है। यहाँ जो लिखा गया है ये स्वर रहित व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं जुड़ा है, इनका उच्चारण आप स्वतंत्र अवस्था में नहीं कर सकते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। और जब देखिए हर व्यंजन में यदि इसके नीचे ये हलंत ना होता तो तब इसमें अ की ध्वनि जुड़ी होती, अ का स्वर जुड़ा होता। ठीक है, आ रही है आपको समझ में बात? समझ में आ रहा है आपको? जिन बच्चों को समझ में आ रहा है जरा हाथ खड़े कीजिए। किसी को नहीं आ रहा? या इसी चमतौली से आपको समझ आ रहा है? ठीक है, खैर सेंड से आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को जब आप व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, है ना, क्या हुआ, जब भाषा आई होगी शुरू में तो हम पहले ध्वनियों के साथ, देखो जब हमारे पूर्वज थे, जो पूर्वज थे वो भी जो है संकेतों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे को इशारे से जो है समझते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, उसने इन ध्वनियों को चिन्ह दिए। जैसे हिंदी भाषा में हमने अलग अलग चिन्ह हो गए, अ हो गया, आ हो गया। पहले ये व्यवस्थित नहीं था, धीरे धीरे आदमी का विकास हुआ, मानव जाति का विकास हुआ, उसने जो है इनको सिस्टमैटिक तरीके से रखा, व्यवस्थित तरीके से रखा। और जब इसे व्यवस्थित तरीके से रखा तो इसे वर्णमाला कहा गया। तो अब आई हमारी हिंदी वर्णमाला, अ से लेके जब आप ये पूरे वर्णमाला पढ़ते हैं तब हमारी वर्णमाला आई। इनको भी बाद में हमने विभाजित कर दिया, अलग अलग भागों में हमने इसको बांट दिया। जैसे इसमें 11 स्वर हैं,
क्यों है ये स्वर? क्योंकि इनको, स्वर की परिभाषा क्या होती है, इनको आप स्वतंत्र रूप से लिख भी सकते हैं, साथ में इनको आप उच्चारण भी कर सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब इसका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता, अन्य वर्ण, ध्वनि कहें, वर्ण कहें या अक्षर कहें, तीनों एक ही बात है। इसको उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अ कहेंगे तो स्वतंत्र अवस्था में कहेंगे, किसी अन्य वर्ण की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप क का उच्चारण करेंगे, क वर्ड क्या है, व्यंजन है, तो क में अ का स्वर आता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल में हमने बताया था, नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे। ठीक है, तो क में अ का स्वर है, लेकिन यहाँ ये जो हलंत के साथ लिखे हैं इनमें स्वर नहीं है। व्यंजनों को स्वतंत्र अवस्था में ऐसा लिखा जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ आप वर्ण विच्छेद करेंगे, आगे आपका संधि विच्छेद आएगा, वहां पर भी आप ये कहेंगे ये क्या आ गया है। कुछ बच्चे इसे बड़ी ऊ की मात्रा बता देते हैं, ये मात्रा नहीं है, ये हलंत है। इसका मतलब व्यंजन यहाँ स्वतंत्र है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसे कहा जाता है स्वर रहित व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? स्वर रहित व्यंजन। जब भी आपको किसी व्यंजन में ऐसे हलंत दिखे, देखो मात्रा आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये तो सिर्फ ऐसा है, ये हलंत है। ये व्यंजन स्वतंत्र अवस्था में लिखे गए हैं, ये सभी स्वतंत्र अवस्था में लिखे गए हैं, इनमें कोई स्वर नहीं है। आगे हम क्या करते हैं, स्वरों के साथ जोड़ते हैं, फिर जाकर के आपके व्यंजन बनते हैं प्रॉपर। ठीक है, जिनकी आप परिभाषा पढ़ते हो। तो ये व्यंजन आपके स्वर रहित हैं सभी। और यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन लिखे हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, श, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं आपको फिर से आपको यहाँ स्वर और व्यंजन, साथ में अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग ध्वनि, आगत ध्वनि, इन सभी के बारे में आपको बताया था। ठीक है, चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ते हैं, स्वर को पढ़ते हैं। स्वर क्या होता है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसको समझ लीजिए। ये क से लेकर जो ये हलंत के साथ है, इनमें स्वर नहीं जुड़ा है। जब आप लिखते हैं, आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा क को, आपने क को ऐसे पढ़ा है। ये जो क है ये स्वतंत्र नहीं है, ये 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। ये जो क है, समझ लीजिए बेटा एक बार, जो आप क ख पढ़ते हो, जो ये क है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। इसका उच्चारण करने के लिए आप क्या करते हो, आप इसमें जो हलंत के साथ क है, ये स्वतंत्र स्वर रहित क है, धन अ इसमें जुड़ा होता है, इसमें अ की ध्वनि जुड़ी होती है, तब जाकर के ये हलंत। यानी कि जब आप व्यंजन पढ़ते हैं और हलंत ना हो, यानी हर व्यंजन में अ की ध्वनि जुड़ी होती है। ठीक है, आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी, अभी आप इसको फिलहाल लिख लीजिएगा। ये स्वर रहित व्यंजन है या स्वर रहित वर्ण है, इनके नीचे हलंत लगा है। चलिए इसको नोट डाउन करें, आगे बताएंगे स्वर क्या होते हैं। और ये पंचम वर्ण के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये जो पंचम वर्ण लिखा है इसको आगे पढ़ेंगे। ये 5 वर्ग हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनमें 5 वर्ण हैं। ठीक है, और पांचवें जो वर्ण को, जो 5वां वर्ण है, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। 5 वर्ग, पहले वर्ग वर्ण के आधार पर इनका नाम रखा गया था, आगे इसको हम बताएंगे डिटेल में। 4 इसमें संयुक्त व्यंजन हैं और 2 यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण हैं। ठीक है, लिख लिया आपने बेटा, लिख लिया, हाथ खड़े कीजिए जिन बच्चों ने लिख लिया है। चलिए, समतोला से सभी बच्चों ने लिख लिया है, और ठीक है चलिए, अब ये आपने लिख लिया। वर्णों के भेद यहाँ पर किए हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर में ही हम क्या पढ़ेंगे, अयोगवाह पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अतिरिक्त वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, और आगत ध्वनि क्या होती है, इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए स्वर, पहले आप लिखिए 2 वर्णों के भेद। एक इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं, जब भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा
कलर से उसे इतना आकर्षित बनाइए कि आप उसे खुद खोल करके आकर्षित उसकी तरफ हो जाए। अपनी नोटबुक ऐसे बनाएं कि आप उसे खुद भी पढ़ें। आपको जब आप दोबारा खोलें उस नोटबुक को तो आप उस अपनी ही राइटिंग से आकर्षित हों और आप उसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए। ऐसे अपनी नोटबुक बनाइए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बना सकते हैं। डब्बों में इस प्रकार से बॉक्स बना करके उसमें कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी भी दिखाइए थोड़ा सा, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके स्वरों के दो भेद हैं। पहला वर्णों के दो भेद हैं, सॉरी, और पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यहाँ लिख सकते हैं किस आधार पर? उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इसके दो भेद हैं। चलिए, देख लिया। अब देखिए, ये तो मैंने लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। पहले आप वर्ण सीखते हैं, वर्णों से आप शब्द बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जब आप स्कूल में गए तो आपने क्या सीखा? आपको पहले टीचर क्या सिखाते हैं? पहले आपको इस प्रकार से सीधी लाइनें, ऐसी लाइनें बनाना सिखाया जाता है। फिर आपको ऐसी तिरछी लाइनें बनाना सिखाया जाता है। फिर इस प्रकार से सिखाया जाता है और तब जा करके आप ऐसे बनाना सीखते हैं। अ बनाना तब आप सीखते हैं। धीरे धीरे जब आप वर्ण सीखते हैं, वर्ण के बाद फिर आप अक्षर बनाते हैं। उसमें भी आप पहले क्या करते हैं? 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 4 अक्षर वाले शब्द, फिर आप मात्राओं वाले शब्द सीखते हैं। और जब आप शब्दों को सीख जाते हैं, फिर आप वाक्य बनाना सीखते हैं, क्योंकि शब्दों के मेल से आपके वाक्य बनते हैं। और जब वाक्य बन जाता है तो तब आप वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। यही काम आप अंग्रेजी में करते हो। आप अल्फाबेट सीखते हो, फिर आप वहाँ वर्ड्स बनाना सीखते हो, फिर आप उसमें सेंटेंस बनाना सीखते हो, और सेंटेंस के बाद आपकी लैंग्वेज बन जाती है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप हेडिंग डालिएगा स्वर, हेडिंग डालिएगा स्वर। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए। हेडिंग आप डालेंगे स्वर। वर्णों के दो भेद लिखे आपने, हेडिंग लिखेंगे, डालेंगे स्वर। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना, यानी स्वरों के उच्चारण में किसी और ध्वनि की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं। और साथ में देखिए, इसके उच्चारण में वायु जो है आपके मुख के अंदर सीधे बाहर निकलती है। जब आप क बोलते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क बोलते हैं ना, तो क में आपकी जो वायु है थोड़ी सी रुक जाती है, क अलग हो जाता है, दोनों स्वर मिलके बीच में थोड़ी सी वायु आपके मुख के अंदर अटकती है। तो आप इसको बोलिए बार बार, क और अ को आप स्वतंत्र अवस्था में बोलेंगे, लेकिन क बोलने के लिए आपको क और अ दोनों का उच्चारण करते हैं, और इनके बीच में वायु थोड़ी सी आपके मुख के अंदर रुकती है। इसको आप बार बार उच्चारण करेंगे तब जाकर के आपको महसूस होगा। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण आप किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना करते हैं, यानी यहाँ आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें आप स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं, इनको आप लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप अपनी नोटबुक को बड़े क्रिएटिव तरीके से लिखें, बनाएं, इस प्रकार से लिखें कि ताकि वो बहुत सुंदर दिखे, आपको दिखने में अच्छा लगे, आपको पढ़ने में अच्छा लगे। चलिए, इसको आप लिख लेंगे, स्वर लिखिएगा। इसकी परिभाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में किया जाता है, या फिर किसी अन्य ध्वनि की, जिनके उच्चारण में आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए बेटा, सभी लिखेंगे स्वर की परिभाषा, और 11 स्वर आप यहाँ लिखिएगा। चलिए जल्दी सभी बच्चे लिखिएगा। चलिए, यदि ये हो गया है तो आगे देखिए। अब देखिए स्वरों के भेद, भेद यानी उनको बांटना, ठीक है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास में, जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे तो आप अपने हुनर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 11 स्वर हैं। अब इनके क्या गुण हैं? देखिए, किसी किसी बच्चे को बहुत अच्छा साइंस आता है, मैथ्स आता है, तो वो साइंस लेगा, मैथ्स लेगा। किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको हिस्ट्री में है, तो वो उस प्रकार के सब्जेक्ट लेगा। तो उनके गुणों के आधार पर आप भी क्या हो जाएंगे? आगे विभाजित हो जाएंगे। हैं तो ये 11 स्वर ही हैं,
लेकिन इनको इनके उच्चारण में लगने वाले समय, यानी कि इन स्वरों को जब आप उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण का मतलब जब आप बोलते हैं, इस आधार पर इनके 3 भेद हुए हैं। इस आधार पर कितने भेद हुए हैं? 3 भेद हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये अ से लेके औ तक इनका उच्चारण करने में कितना समय किस स्वर के उच्चारण में लग रहा है। आपने अ का उच्चारण किया, कितना समय लगा? आपने ए का उच्चारण किया, कितना समय लगा? इस आधार पर यहाँ पर 3 भेद हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, आप क्लास 9 से या 11 से आपकी जो पूरी क्लास है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, आप अलग अलग सब्जेक्ट ले लेंगे। है तो आपकी एक ही क्लास, लेकिन आपको भी फिर जिस बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ होगा वो अपना सब्जेक्ट लेगा। तो कुछ आर्ट्स में चले जाएंगे, कुछ साइंस में चले जाएंगे। तो ऐसे ही है, आप क्लास 11th या 9 के ही होंगे। तो ऐसे ही स्वर तो ये हैं ही, लेकिन इनके उच्चारण यानी कि इनको बोलने में कितना समय लगता है, इस आधार पर इनका भी यहाँ पर भेद किया गया है। आई बात समझ में? सभी को समझ में आई बात? किस आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि किसी स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर इसके 3 भेद हुए हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? समझ में किस किस को आ रहा है? हाथ खड़े कीजिएगा। बेटा आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, जमतोला से सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। फ्रंट में एक बच्चा, आपको कुछ डाउट है बेटा? चलिए, बहुत अच्छे। तो अब देखिए, एक है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हिंदी में नहीं यूज होता है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। अब यही चीज आपको यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों, तो आगे जो आप संधि पढ़ेंगे, संधि में आपको सीधे लिखा जाएगा, ह्रस्व या दीर्घ के मेल से ये दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ के मेल से। अब आपको यही नहीं पता, क्योंकि संधि में आपको आगे यही चीजें पढ़नी है, फिर वहां आपको डायरेक्ट बोला जाएगा किसी ह्रस्व या दीर्घ के मेल से आपका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आपको यही नहीं पता ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, तो फिर आप संधि भी नहीं पढ़ पाओगे, और संधि नहीं कर पाओगे, आगे आपको उपसर्ग और प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो वहां भी दिक्कत होगी। तो देखिए, बेस है ये चीज आपका। अगर हमने बेस अपना मजबूत कर लिया तो चीजें आगे देखो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। आगे हमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी, आगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ह्रस्व स्वर हमने जैसे कि कहा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, अ, ए, ओ और रे। इनमें बहुत कम समय लगता है। बात हम स्वरों की ही कर रहे हैं, इसके हमने भेद कर दिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लिखेंगे भी। और प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे आपने ओम का उच्चारण किया, किसी दूर के व्यक्ति को आप आवाज दे रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? राम, ऐसे बोलेंगे। या किसी दूर के व्यक्ति को जब आप आवाज मारेंगे तो आप वहां पर भी लंबा स्वर निकालेंगे, वे स्वर आपके कहलाते हैं प्लुत स्वर। इसका भी एक चिन्ह होता है, ये इस प्रकार से ओम का उच्चारण करेंगे, यानी इसको आपने लंबा खींचना है। कितना खींचना है? दीर्घ स्वर से लंबा खींचना है। आगे मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी। आज की क्लास में आपने स्वर क्या होते हैं ये आपने समझ लिया, साथ में आपने वर्ण और वर्णमाला के बारे में समझ लिया। आगे आप क्लास में बनी रहें। यदि आप क्लास को मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर आप क्लास में बनी रहें, तब जाकर के आपका एक रिदम बना रहेगा, और हम इसको पढ़ेंगे भी, और साथ में इंटरेस्ट भी इसमें आपको आएगा। तो आप हमेशा क्लास में बने रहें, तब जाके आपका इंटरेस्ट भी आएगा, और आपको फिर किसी चीज में डाउट होता है आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।